Hello friends, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this particular lecture video, we will discuss about solid management के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था. We will discuss about liquid management and biomedical waste. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कुछ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में, जो कि पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पार्ट का यूनिट है. तो पहले हमने डिस्कस किया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में. अब हम डिस्कस करेंगे एक बार एक टॉपिक आपका यहाँ पर थोड़ा छूट गया था, दैट इज द इश्यूज इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. जब भी हम यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, मीन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, उसमें कौन कौन से इश्यूज यहाँ पर आते हैं, उन इश्यूज के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया था. तो वो कौन कौन से इश्यूज आ रहे हैं उन पे हमें फोकस करना है. सबसे पहले एब्सेंस ऑफ सेग्रीगेशन. ठीक है, यहाँ पर जब भी हम सॉलिड का वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर कर रहे थे, तो वहां पर हम वेस्ट को इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सॉलिड वेस्ट सिर्फ आपका ऐसा नहीं छोटा सा कोई वेस्ट हो, है ना. इसमें क्या है, हम इसको सेग्रीगेट करना, इसको इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. फाइनेंसिंग की यहाँ पर प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये थोड़ा जो है एक्सपेंसिव प्रोसेस है, क्योंकि हम इसमें क्या है डाइजेस्टर्स यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, जिनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है. इसलिए यहाँ पर फाइनेंसिंग का प्रॉब्लम था. टेक्निकल एक्सपर्टाइज यहाँ पर कम है. ठीक है, एक्सपर्टाइज को क्या है कम है, क्योंकि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो ऐसे हम लेबर यूज नहीं कर सकते उसमें, जो कि जिनको मतलब हैंड एक्सपीरियंस ना हो. तो यहाँ पर हमें लेबर्स चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्टाइज चाहिए, जो कि क्या कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को या इस मैनेजमेंट को कैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम प्रॉपर यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं. तो यहाँ पर स्किल्स की प्रॉब्लम थी लोगों के पास, इसलिए यहाँ पर टेक्निकल एक्सपर्टाइज की प्रॉब्लम यहाँ पर हम फेस करते हैं व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. कुछ यहाँ पर लोग जो है पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, प्रॉपर कलेक्शन नहीं करते हैं लोग. ठीक है, प्रॉपर उस कूड़े को या जो सॉलिड वेस्ट है उसको सेग्रीगेट नहीं करते हैं, ना उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है, ना ही वो प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो पाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बाद. नाउ हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है ये पूरा कंप्लीट हो गया. अब हम डिस्कस करते हैं लिक्विड वेस्ट के बारे में. देखो, जब भी हम लिक्विड वेस्ट के बारे में बात करते हैं, तो लिक्विड वेस्ट में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लिक्विड वेस्ट में क्या क्या चीजें आती है. तो लिक्विड जो वेस्ट है उसमें वेस्ट वाटर आता है, फैट्स, ऑयल्स, ग्रीस, यूज्ड ऑयल, लिक्विड, सॉलिड, गैस, sludges and hazardous household liquids that are hazardous or potentially harmful to the human health or the environment. तो यहाँ पर जो आपका लिक्विड वेस्ट आता है, लिक्विड वेस्ट में क्या आता है, सारा लिक्विड है, स्लज है, ठीक है, गैस है, और यहाँ पर जितने भी ऑयल, फैट, ग्रीस, ऑयल्स, ये सब किस में आता है, लिक्विड वेस्ट में आता है. तो अगर हम लिक्विड वेस्ट को प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे या उसको प्रॉपर डिस्कार्ड नहीं करेंगे, तो वो एनवायरनमेंट को क्या कर सकता है, हार्म कर सकता है. इसलिए हमें लिक्विड वेस्ट को अच्छे से क्या करना चाहिए, हमें प्रॉपर इसका कंट्रोल करना चाहिए. ठीक है, इसको प्रॉपर हमें डिस्कार्ड करना चाहिए. तो सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट की बात करूं, तो लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट में कौन सा आएगा, जो भी इंडस्ट्री से लिक्विड वेस्ट निकलता है, दैट इज लिक्विड इंडस्ट्रियल वेस्ट. और हम इसको कैसे यहाँ पर बहुत सारे क्लीनिंग एजेंट्स अप्लाई करते हैं. ठीक है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, उस वेस्ट का कैसे मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, चाहे उसमें आपके पास गैस हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे ऑयल हो, चाहे फैट हो, चाहे ग्रीस हो. ठीक है, तो ये सबका क्या करना है, हमें प्रॉपर यहाँ पे क्योर करना है. ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, लिक्विड को डिस्कार्ड जब हम कर रहे हैं, तो प्रॉपर स्टोरेज कैसा है. ठीक है, प्रॉपर कैसे आप उसको स्टोर कर रहे हो, कैसे लिक्विड वेस्ट को ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, कैसे उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो. ठीक है, तो ये सारा किस में आता है, लिक्विड वेस्ट में आता है, जिसको हम तरल कचरा यहाँ पर बोलते हैं. तो लिक्विड वेस्ट डिपेंड करता है कि उसका सोर्स क्या है, वेदर आपका वो फैट है, ठीक है, ऑयल है, ग्रीस है, या फिर जो लिक्विड या गैस वेस्ट है वो कहाँ से आया है, उसके सोर्स क्या है. तो मेन सोर्सेज आपके रेजिडेंशियल हो सकते हैं, घर से भी लिक्विड वेस्ट आ सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी वो वेस्ट आ सकता है. जैसे मैं बात करूं स्ट्रॉम वाटर की, तो स्ट्रॉम वाटर क्या है, एक लिक्विड वेस्ट है ना, उसमें आपके पास लिक्विड, आपके एरोसोल्स भी है, मींस जो आपके डस्ट पार्टिकल्स है, साथ साथ गैसेस भी है. तो यहाँ पे जो स्ट्रॉम वाटर है वो क्या हो सकता है, एक लिक्विड वेस्ट यहाँ पर बन सकता है. तो वो कहां से आ रहा है, उसका सोर्स क्या है, ये हमें देखना पड़ता है. तो डोमेस्टिक सोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं ब्लैक वाटर में. ठीक है, ब्लैक वाटर क्या होता है, जिसमें एक्सक्रीटा होता है और ग्रे वाटर होता है. ग्रे वाटर कौन सा, जो आपका बाथरूम वेस्ट होता है, दैट इज अ ग्रे वाटर. ठीक है, एक्सक्रीटा आप सभी को
मालूम है। तो यहाँ पर जो ब्लैक वाटर आता है जो कि स्ट्रॉन्ग वाटर होता है वो भी एक लिक्विड वेस्ट है, जिसमें ब्लैक वाटर में एक्सक्रीटा और ग्रे वाटर भी यहाँ पर आता है। लिक्विड वेस्ट, ठीक है, लिक्विड वेस्ट में कौन सा आता है यहाँ पर, जो कि रेजिडेंशियल एरिया से यहाँ पर निकलता है। फैट है, ऑयल है, जो कि आपके रिलीज आउट हो रहे हैं रेस्टोरेंट कॉफी से, कैफे से, उनको भी हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके रेस्टोरेंट है, कैफेज है, वहां से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट आ रहा है, मींस जो लिक्विड वेस्ट आ रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ऑयल और ग्रीस, वो भी आपका किस में आता है, वो भी यहाँ पर लिक्विड वेस्ट में आता है। तो जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, ठीक है, आपका इंडस्ट्री से जो आ रहा है, रेस्टोरेंट से जो आ रहा है, कैफे से जो लिक्विड आ रहा है, दैट इज अ लिक्विड वेस्ट इन द दैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक वाटर और द ग्रे वाटर। वो ब्लैक वाटर भी हो सकता है एंड ग्रे वाटर भी हो सकता है, जो कि क्या कर सकता है, दैट कैन बी हैजार्डियस, जो कि क्या कर सकता है, हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कोज करेगा, है ना। काफी बार क्या है, हम जो लिक्विड वेस्ट है उनको ऐसे ही पानी में डिस्कार्ड कर देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट कि आपका सोर्स क्या है, बेसिकली यहाँ पर सोर्स क्या है, कहाँ से वो लिक्विड वेस्ट आ रहा है या कहाँ से सॉलिड वेस्ट आ रहा है, उस पर डिपेंड करता है यहाँ पर पोल्यूशन। तो ये है आपका प्रॉपर लिक्विड वेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स क्या होते हैं वेस्ट वाटर के। अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो फीचर्स क्या क्या होंगे। अब जब हम लिक्विड वेस्ट की बात करें, उस लिक्विड वेस्ट में क्या क्या होगा, उस लिक्विड वेस्ट में एक होगा सस्पेंडेड सॉलिड्स, टेम्परेचर और कलर, ठीक है। अब अगर मैं वेस्ट वाटर की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं तो उसमें क्या होंगे, आपके पास सॉलिड्स होंगे, टेम्परेचर होगा एक पर्टिकुलर उस पानी का, एंड उसमें ऑफ ऑर्डर्स होंगे, मींस एक स्मेल प्रोड्यूसिंग कंपाउंड होगा या फिर ऑर्डर वहां पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड को आप कैसे मेजर करते हो, आप सस्पेंडेड, अब देखो अगर मैं वेस्ट वाटर की बात करूं तो उसमें सॉलिड प्रोडक्ट्स भी होते हैं, जैसे आपके पेबल्स हैं, ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उनको आप कैसे रिमूव करते हो, उनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। मेनली सॉलिड पार्टिकल्स है, उनको छान लो, फिल्टर कर लो, तो यू विल गेट अ क्लीन वाटर। तो यहाँ पर जो सॉलिड्स हैं, ठीक है, उसको आप कैसे मेजर करते हो, आप उनको फिल्टर कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें फिल्टर करके उनका वॉल्यूम चेक कर सकते हो और देन उन सॉलिड्स को आप वे कर सकते हो, ठीक है। सस्पेंडेड सॉलिड्स को क्या करो, सस्पेंडेड सॉलिड्स मतलब आपका पानी में ये जो सॉलिड्स है वो नीचे सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। ये सारे सॉलिड्स के नीचे पानी में सस्पेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास सस्पेंडिंग सॉलिड्स है, इनको आप यहाँ पर फिल्टर कर सकते हो, और फिल्टर जब आप करोगे तो फिल्टर जब हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर पानी बचेगा, और आप इसकी फिर वेइंग कर सकते हो। ऑर्गेनिक मैटर जो होता है लिक्विड वेस्ट में, वो भी यहाँ पर क्या है, इट इज द इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी एक वाटर पोल्यूशन कोज कर सकता है, ठीक है। अगर अच्छे से इसको हम डिस्चार्ज कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर देखो, अगर आप गंदे पानी को, वेस्ट वाटर को एज सच आप रिवर या फिर लेक में डिस्चार्ज करते हो, तो ऑर्गेनिक मैटर क्या करता है, इट एक्सर्ट एन ऑक्सीजन डिमांड विच कैन रिड्यूस द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन फॉर फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को ऐसे ही पानी में डिस्कार्ड कर देते हो, जो कि आपका हार्मफुल लिक्विड वेस्ट है ना, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को पानी में डिक्रीज कर देगा, और जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म या फिश के पास, तो फिश वहां पर मर सकती है। जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी यहाँ पर डेथ हो सकती है। तो इसलिए यहाँ पर जब भी हम डिस्कार्ड करते हैं लिक्विड वेस्ट का, वो प्रॉपर होना चाहिए कि हमें किस तरीके से डिस्कार्ड करना है, कहां पर डिस्कार्ड करना है, कैसा पानी होना चाहिए, क्या क्या हम किस तरीके से इनको मैनेज कर सकते हैं। प्रॉपर फिल्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर आप लिक्विड वेस्ट जो आप ले रहे हो तो उसकी प्रॉपर फिल्ट्रेशन भी यहाँ पर होनी चाहिए, कि उसमें प्रॉपर सॉलिड कंटेंट ना रहे, फिल्ट्रेशन कर दो उसको प्रॉपर। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है कि यहाँ पर बीओडी कितना है, एक क्वेश्चन आता है बीओडी एंड सीओडी। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रेजेंट है उसमें हम लगाते हैं बीओडी, क्योंकि जब भी आपका ऑर्गेनिक मैटर पानी में ज्यादा रहेगा तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की जब अवेलेबिलिटी कम हो गई तो फिशेस की जो है वो यहाँ पर डेथ होने लग जाएगी। तो अब हम पढ़ते हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट करते कैसे हैं, जो लिक्विड वेस्ट है उसको हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, जो भी हमारा लिक्विड वेस्ट है उसको कैसे हम ट्रीट यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस होता है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन में क्या होता है,
डाइल्यूशन का आपको नाम से पता चल रहा है ना, क्या करना है, डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट में क्या है, यहाँ पर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है नेचुरल वाटर में, वो डिकम्पोज कर देता है किसको, ऑर्गेनिक वेस्ट को। ठीक है, सपोज करो यहाँ पर आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट गया पानी में, तो वाटर जो ऑक्सीजन होगा वो क्या करेगा, उसको डिसॉल्व कर देगा और उसे वाटर जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी टर्बिडिटी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नेचुरल सिस्टम आपका रिस्टोर हो जाएगा। बेसिक आपको क्या करना है, डाइल्यूट फॉर्म में बनाना है। तो डाइल्यूशन से क्या होगा, जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन होती है ना नेचुरल वाटर में, वो क्या करती है, ऑर्गेनिक वेस्ट को कंप्लीटली यहाँ पर डिग्रेड कर देती है ना। तो जिससे क्या होगा, जब ऑर्गेनिक वाटर डिग्रेड हो जाएगा तो उसकी टर्बिडिटी कम हो जाएगी, उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं मैकेनिकल ट्रीटमेंट। दूसरा प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। मैकेनिकल ट्रीटमेंट में बेसिकली हम यहाँ पर इक्विपमेंट्स या फिर मशीनरीज का यूज करते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट्स या मशीनरीज का यूज करते हैं इसमें हम डिफरेंट स्क्रीन, फिल्टर, ग्रिड चैम्बर्स, सेडिमेंटेशन बेसिन्स ये सब यूज करते हैं, जिसमें से हम सीवेज को इसमें फिल्टर करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, देखो मान लो मैंने क्या करा, एक लिक्विड वेस्ट लिया, उसको मैंने स्क्रीन लिया या फिल्टर लिया, उस पानी को उसमें फिल्टर किया। फिल्टर जब हम करेंगे तो सारे सॉलिड पार्टिकल्स एक तरफ हो जाएंगे और लिक्विड वेस्ट एक तरफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, जो सीवेज वाटर है उसको हम किस में पास करते हैं, डिफरेंट स्क्रीन में, फिल्टर में, ग्रिड चैम्बर्स में, या फिर जो आपके सेडिमेंटेशन बेसिन्स होते हैं। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, जैसे हम पानी को फिल्टर करेंगे या स्क्रीन में डालेंगे या आपके फिल्टर उसमें डालेंगे, तो जितने भी आपके सॉलिड पार्टिकल्स है वो सारे रिमूव हो जाएंगे और लास्ट में क्या मिलेगा, आपको लिक्विड वाटर मिलेगा, विच इज अ क्लीन वाटर। तो इस तरीके से हम लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, सीवेज वाटर को किसमें डालेंगे, स्क्रीन, फिल्टर, ग्रिड चैम्बर्स में। उसमें क्या होगा, सबसे पहले जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो सारे यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे, सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस वाटर में हम ग्राइंडिंग और जो भी आपका केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसे हम क्लोरीन ट्रीटमेंट करते हैं, है ना, वाटर को क्लीन करने के लिए, फर्दर हम डिसइंफेक्शन की प्रोसेस यहाँ पर कर सकते हैं। सो ये दो मेथड है। नेक्स्ट मेथड है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या कर रहे हैं देखना, इसमें हम ट्रिकलिंग फिल्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रिकलिंग फिल्टर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका अंदर क्या होता है, एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरवाइव कर जाते हैं, और एनारोबिक जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस एब्सेंस में भी सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो सरवाइव करते हैं वो एरोबिक, और जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में सरवाइव करते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। तो अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की, तो हम पानी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द ट्रिकलिंग फिल्टर्स। ठीक है, ये ट्रिकलिंग फिल्टर्स क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें हम एरोबिक बैक्टीरिया डाल देंगे। ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, जो आपका ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको पूरा डिग्रेड कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा, सीवेज वेस्ट को पूरा डिग्रेड कर देगा। तो जब सीवेज वेस्ट यहाँ पे डिग्रेड हो गया, तो यहाँ पर बैक्टीरियल वेस्ट, जो बैक्टीरिया होगा, कंटामिनेशन, यहाँ पर जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा वो सारा यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, हम ट्रिकलिंग फिल्टर में पास करते हैं, जहां पे एरोबिक बैक्टीरिया क्या करता है, सीवेज को डिग्रेड कर देता है, एंड इट सीप आउट थ्रू द लार्ज वेट बेड फिल्ड विद द क्रोज्ड स्टोन्स कवर्ड विद बैक्टीरियल ग्रोथ। तो पूरा जितना बैक्टीरिया ग्रोथ होगा वहां पर, वो सारा आपका ऊपर से ऊपर निकल कर आ जाता है। जैसे आपने क्या करा, एक फिल्टर बनाया, एक आपने चेम्बर लिया, इसमें क्या डाला आपने, सारा वेस्ट डाल दिया। साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एरोबिक बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं। ठीक है, वी आर एडिंग एरोबिक बैक्टीरिया। तो ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको डिग्रेड कर देगा, और जितना भी आपका बैक्टीरियल वेस्ट है वो सारा यहाँ पर ऊपर जमा हो जाएगा, और इसको हम फर्दर क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। सो दिस इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, बाय यूजिंग द केमिकल्स। इसमें हम केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम पहले इसमें हम क्या करते हैं, केमिकल्स ऐड करते हैं। केमिकल से क्या होगा, जितना भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है या जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल है वो सारा बाहर आ जाएगा, और देन आप उसकी फिल्ट्रेशन कर सकते हो। इसमें हम केमिकल्स ऐड करते हैं। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बैठना, नीचे जमना, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड्स है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन में कैल्शियम ऑक्साइड जो केमिकल है वो यूज करते हैं, जो कि क्या करता है, कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा, यहाँ पर जितने भी फोस्फेट होंगे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड वाले फोस्फेट होंगे, वो क्या कर देंगे, सारे नीचे बैठ जाएंगे। सपोज करो ये बॉटम में क्या हो जाएगा, सारा सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिपिटेशन में क्या करेंगे, हम
कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीट करेंगे, और जब हम कैल्शियम ट्रीटमेंट इसमें कैल्शियम ऑक्साइड इसमें हम डालेंगे तो वो क्या करता है, जितने भी फॉस्फेट या फिर जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स है वो सारे यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, और फिर आप इसको जो बॉटम में बैठ गए हैं, जो नीचे सेटल हो गए हैं, उन सबको आप रिमूव कर सकते हो। तो दिस इज द प्रेसिपिटेशन ट्रीटमेंट। एब्जॉर्प्शन में क्या करते हैं हम, एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं। देखो एक प्रोसेस होता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और एक होता है एड्सॉर्प्शन। ये दोनों आपको प्रोसेस याद होने चाहिए। एब्जॉर्प्शन में हम क्या कर रहे हैं, सरफेस, जो भी चीज सरफेस के अंदर जाके एब्जॉर्ब होती है दैट इज एब्जॉर्प्शन। आप कोई भी चीज अंदर जाके, जैसे मान लो क्या है, वाटर है, ठीक है, आप डाई कर रहे हो, कपड़ों में अगर डाई कर रहे हो तो डाई क्या है, पूरा कपड़े में जाके एब्जॉर्ब हो रही है, वो अंदर जाके क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो कोई भी चीज अगर अंदर जाके एब्जॉर्ब होती है दैट प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, कोई भी चीज सरफेस पे एब्जॉर्ब होती है। देखो एड्सॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है, सपोज करो ये मेरी सरफेस है, यहां पर मैंने एक्टिवेटेड चारकोल लगा दिया, दिस इज एक्टिवेटेड चारकोल, ठीक है। यहां पर क्या करा, अब मैंने लिक्विड वेस्ट यहां से पास किया, जैसे ही मैं यहाँ पे लिक्विड वेस्ट डालूंगी यहां पर क्या होगी, एड्सॉर्प्शन, मतलब सरफेस पे ही, अंदर नहीं एब्जॉर्ब होगा, सरफेस पे ही ये सारा जो लिक्विड वेस्ट है वो सारा सरफेस पे आ जाएगा, और सरफेस पे जब सारी चीज एक्यूमुलेट हो जाएगी तो अंदर क्या मिलेगा आपको, क्लीन वाटर मिलेगा। तो दिस इज द वे कैसे एड्सॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन का मतलब अंदर जाके कोई चीज एब्जॉर्ब होना, एड्सॉर्प्शन का मतलब सरफेस पे, ठीक है। सरफेस पे कैसा हो रहा है, यहाँ पर हम एक्टिवेटेड चारकोल यूज करते हैं जो कि सरफेस पे इन मॉलिक्यूल, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाते हैं, मींस जो इसकी लेयर है यहाँ पर आपका एड्सॉर्प्शन हो जाता है, नॉट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सो दिस इज हाउ एड्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं यहाँ पर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का यूज करते हैं। बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है, हम अपने लिक्विड को क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जितने भी सब्सटेंस है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, जिसमें देयर इज अ मूवमेंट ऑफ द सोल्यूट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन। जब हम सेमी परमिएबल इसमें यूज करते हैं तो जो कंसंट्रेशन का मूवमेंट होता है, तो इसमें कैसे मूवमेंट होता है, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू द लो कंसंट्रेशन, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो है वो होता है, सॉल्यूट का जो मूवमेंट है वो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। केमिकल ऑक्सीडेशन में क्या होता है, यहाँ पर इसमें हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड टू रिमूव डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओजोन या फिर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। रिमूवल ऑफ अमोनिया, अमोनिया भी क्या है, एक लिक्विड वेस्ट में जनरेट होता है। तो अमोनिया को कैसे रिमूव करते हैं, अमोनिया को हम कैसे रिमूव करते हैं, यहाँ पर द वेस्ट वाटर इज इंट्रोड्यूस इनटू अ मेटल टावर, एक मेटल का टावर होता है, ठीक है, एक चेंबर होता है, उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर वेस्ट वाटर को डालते हैं, और अगेन ट्रिकलिंग फिल्टर्स के द्वारा हम क्या करते हैं, इसमें अमोनिया गैस को निकाल लिया जाता है, क्योंकि अमोनिया गैस क्या करते हैं, यहाँ पर इट इज अ काइंड ऑफ अ लिक्विड वेस्ट, इस लिक्विड वेस्ट में अमोनिया गैस यहाँ पर रहती है। तो ये सारे मेथड्स हम यूज करते हैं जब भी हम लिक्विड वेस्ट को यहाँ पर रिमूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट की या फिर बायोलॉजिकल मैनेजमेंट की। जब भी हम बायोमेडिकल वेस्ट की बात करते हैं तो बायोमेडिकल वेस्ट कौन सा होता है, यहाँ पर जो भी आपका कहां पर आता है, जैसे मान लो आपके हॉस्पिटल्स है, ठीक है, क्लिनिक्स है, वहां पर जो भी आपका वेस्ट निकलता है दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट। तो वेस्ट इस बायोमेडिकल वेस्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन और एनिमल रिसर्च एक्टिविटीज pertaining there to or in the production or testing of the biological or in the health camps। जो आपके हेल्थ कैंप्स में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक्स में जो भी वेस्ट आता है, जैसे सिरिंजेस है, मेडिसिन है, इनका जो भी वेस्ट आता है दैट इज बायोमेडिकल वेस्ट। तो इसमें हम 3 प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, दैट इज 3 R's यूज करते हैं, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। इसको हम क्या कर सकते हैं, रिसाइकिल भी कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी हमारे पास बायोमेडिकल वेस्ट है, इसको हमें अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से एग्रीमेंट्स आए हैं, किससे लेके ये एग्रीमेंट से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कौन कौन से एग्रीमेंट्स आए हैं कि हम कैसे बायोमेडिकल वेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम उनको
यहाँ पर कैसे हम उसको क्या कर सकते हैं, वेस्ट को मतलब कैसे मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला कन्वेंशन आता है बेसिल कन्वेंशन ऑन हैजार्डियस वेस्ट। सबसे पहला कन्वेंशन किस पे आया था, हैजार्डियस वेस्ट पे कन्वेंशन आया था, जिसमें क्या था कि हम इन वेस्ट मटेरियल को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा आया था स्टॉकहोम कन्वेंशन। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि 2006 में आया था, जिन्होंने किस पे बात की थी, पीओपी पे, दैट इज परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट पे इन्होंने बात की थी कि हम इन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में बोला कि हम जितना भी बायोमेडिकल वेस्ट है उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ incinerators and the combustion process. So on persisting organic pollutant, the chemicals are formed by radical waste, incinerators and other combustion process. तो स्टॉकहोम कन्वेंशन में किसकी बात की गई थी, जितने भी आपके पीओपीज है, दैट इज persistent organic pollutants, इनको क्या करना है, खत्म करना है। एक और कन्वेंशन है दैट इज मिनामाटा कन्वेंशन ऑन द मर्करी, जो कि 2014 में आई थी। इन्होंने क्या बोला था, जितने भी अब देखो ये जो मिनामाटा डिजीज हुई थी वो किसकी वजह से हुई थी, ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ मर्करी। जब मर्करी ह्यूमन बॉडी में गया तो कौन सी डिजीज हुई थी, मिनामाटा डिजीज। तो मिनामाटा कन्वेंशन किस पे थी, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट्स है ना, जितने भी हम मेडिकल इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं जिसमें मर्करी है, जैसे थर्मामीटर है, ब्लड प्रेशर मशीन है, इन सब में क्या है, मरकरी होता है ना। तो इनको प्रॉपर डिस्कार्ड करना है, प्रॉपर इनका मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर इनको डिस्पोज करना है, क्योंकि अगर इनके पार्टिकल्स गलती से हमारी ह्यूमन बॉडी में चले गए तो वो कौन से डिजीज कॉज कर सकता है, मिनामाटा डिजीज। ठीक है, तो ये कन्वेंशन किस पे आई थी, सारी बायोमेडिकल वेस्ट पे। अब हम बात करते हैं हैजार्डियस वेस्ट। क्या डिफरेंस होता है यहाँ पर हैजार्डियस और बायोमेडिकल, बायोमेडिकल भी हैजार्डियस होता है। तो हैजार्डियस वेस्ट होता क्या है, हैजार्डियस वेस्ट का मतलब होता है जिसमें आपके पास फिजिकल, केमिकल, रिएक्टिव, टॉक्सिक, फ्लेबल, एक्सप्लोजिव और कोरोसिव फीचर्स होते हैं। ठीक है, मतलब जो हैजार्डियस वेस्ट होता है वो आपका फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, रिएक्टिव भी हो सकता है, टॉक्सिक, फ्लेमेबल, एक्सप्लोजिव, ठीक है, कोरोसिव ये भी हो सकता है, जो कि हमारे ह्यूमन हेल्थ को या इन्वायरमेंट को डेंजर कोज कर सकता है। तो इसमें यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, सबसे पहले आते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बात करूं तो इसमें कैडमियम, लेड, ठीक है, और पीवीसी की जो शीट्स होती हैं, जो केबल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आते हैं। हाउस होल्ड केमिकल जैसे ब्लीच है, अवन क्लीनर्स है, टर्पेंटाइन या फिर पेंट्स है, ये सब क्या हो सकते हैं, हैजार्डियस वेस्ट हो सकते हैं, जो कि एनवायरमेंट को भी पोल्यूट करते हैं और साथ साथ ह्यूमन हेल्थ में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट ये करते हैं। जिंक है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, सनस्क्रीन है, कॉस्मेटिक, स्क्रीन जेल, ये सब क्या है, ये जो कि नैनो पार्टिकल से बने हुए होते हैं, ये भी सारे हैजार्डियस वेस्ट में आते हैं। हैवी मेटल्स है, केमिकल्स है। एक आता है एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस क्या होता है, इट इज अ मिनरल फाइबर। ये याद रखना, एस्बेस्टोस क्या है, ये एक मिनरल फाइबर है जो कि एक हैजार्डियस वेस्ट में आता है। जब भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, या फिर कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर आप वेस्ट स्ट्रीम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो वहां पर एक मिनरल फाइबर जनरेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्बेस्टोस। ये एक इकलौता मिनरल फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो आपका ई वेस्ट होता है ना, बैटरी से कैडमियम निकल रहा है, ठीक है, मोबाइल फोन है आपके यहाँ पर, ये सारा किस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट में आता है, जो कि क्या करता है, एनवायरमेंट को तो पोल्यूट करता है, साथ साथ ह्यूमन की हेल्थ को भी इफेक्ट ये करता है। जैसे आपका बैटरी है, प्लग है, ठीक है, अगर आप इनको ऐसे, ये खराब हो गए, आपने इनको ऐसे ही फेंक दिया तो उससे क्या हुआ, एनवायरमेंट पोल्यूशन हो सकता है, और अगर उसमें से कुछ रेडिकल्स जनरेट हो गए तो वो ह्यूमन हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को डिस्कार्ड कर रहे हैं, वो डिस्कार्ड जो हम डिस्कार्ड कर रहे हैं, हम उसको डिस्पोज कर रहे हैं, वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, सबसे ज्यादा रिस्क किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का इंडिया में, सबसे पहला आता है आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंट में जब आप ऐसे ही फेंक दे रहे हो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, जैसे आपके टॉक्सिक मेटल है, लेड है, कैडमियम है, मरकरी है, आर्सेनिक, क्रोमियम, पीसीबीज दैट इज पॉलीबाइफिनाइल्स, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कोज ये क्या करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करते हैं, वाटर पोल्यूशन कोज कर सकते हैं, इवन एयर पोल्यूशन भी ये कोज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हेल्थ कंसर्न, ठीक है, अगर ये पॉल्यूशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, तो जाहिर सी बात है ये हेल्थ को भी इफेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है कैसे करना चाहिए हमें, इनको लैंडफिल्स प्रॉपर ऐसे मतलब गड्ढा खोद के इनको प्रॉपर यहाँ पर लैंडफिल करना चाहिए इन सारे वेस्ट को। ठीक है, काफी बार इनकी हम रिसाइकलिंग भी कर सकते हैं। रिसाइकलिंग किसके साथ रजिस्टर्ड होती है, अगर आपको रिसाइकलिंग करनी है तो यू शुड कॉन्टेक्ट स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या फिर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ, पीसीसीएस कमेटी जो है यहाँ पर, इनके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर्ड करना
पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे इस तरीके से हम इनको रिसाइकिल भी कर सकते हैं। कुछ लिमिटेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, जैसे यहाँ पर आपके पास किसी के पास क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि किस तरीके से हम इसको रिसाइकलिंग करेंगे और किस तरीके से हमें इसका रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हम इन चीजों को रिसाइकिल कर सकते हैं। इसलिए लोग ज्यादा सिरदर्दी नहीं लेते हैं, कोई रिसाइकिल यहाँ पर नहीं करता है, लैंडफिल कर देते हैं, वो फिर चाहे पोल्यूशन कोज करे या फिर आपका एयर पोल्यूशन कोज करे। ठीक है, कोई गाइडलाइंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पोल्यूशन पे, अभी तक कोई गाइडलाइंस नहीं बनी है, कोई भी लॉ नहीं बना है, कोई भी प्लान नहीं बना है कि हम किस तरीके से इनकी रिसाइकलिंग जो है वो कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे इश्यूज है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे इश्यूज भी आते हैं, जैसे आपका क्या है यहाँ पर अगर हम ऐसे डिस्पोज कर रहे हैं इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम को, अगर हम ऐसे ही डाल रहे हैं तो उससे क्या होगा, एनवायरमेंट भी पोल्यूट होगा, एज वेल एज सराउंडिंग भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर खराब हो जाएगी। और अगर ये है ऐसे ही जनरेट हो गया, इनमें से हार्मफुल फ्यूम्स निकली, तो ये करती है, हेल्थ को भी इफेक्ट कर सकती है। लेकिन अभी तक इसके लिए कुछ लिमिटेशन क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए अभी यहाँ पर कोई भी लॉ नहीं बना है, या फिर ऐसा कोई भी रिसाइकलिंग आपका फॉर्मल रिसाइकलिंग आपका कोई भी मेथड अभी तक नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले यहाँ पे आता है स्काइटोसोमियासिस डिजीज। ठीक है, स्काइटोसोमियासिस डिजीज कौन सी है, एक वाटर पोल्यूशन डिजीज है जो कि क्या करती है, इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, कॉन्टैक्ट विद कंटामिनेटेड वाटर, लैक ऑफ सफिशिएंट वाटर टू मेंटेन क्लीननेस, या फिर वेक्टर्स ग्रोन ऑन कंटामिनेटेड वाटर। तो स्काइटोसोमियासिस डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है कि जब भी आपकी स्किन वाटर के कांटेक्ट में आती है तो उससे क्या होता है, आपकी डिजीज होती है, हाथ पे रैशेस हो जाते हैं। ठीक है, रैश पड़ जाते हैं, खुजली होने लगती है, स्किन एकदम खराब हो जाती है जब आपकी स्किन किसके कांटेक्ट में आती है, कंटामिनेटेड वाटर के कांटेक्ट में। तो ये मार्च मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन था 2023 का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है हेलोन्स। ठीक है, हेलोन्स क्या होते हैं, ओडीएस दैट इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। इनको अगर हम यूज करते हैं तो सबसे ज्यादा वाइडली किस में यूज किया जाता है, दे आर यूज इन द एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर में सबसे ज्यादा ओडीएस सब्सटेंस पाए जाते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल से क्वेश्चन है, कौन सा ऐसा गोल है एसडीजी का जिसमें क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की गई थी। तो ऐसा कौन सा गोल है, एसडीजी 13 गोल। ठीक है, इसमें क्लाइमेट एक्शन के बारे में, चेंज कि हमें क्लाइमेट को क्या करना है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करना है। एक और क्वेश्चन है एमडीजीज के बारे में, बोला कि हम उनको 2030 तक अचीव कर लेंगे, और रीजन क्या है कि हम एसडीजी को अचीव कर लेंगे 2015 तक। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि एमडीजी को अचीव करना था हमें 2015 तक और इसको करना था हमें 2030 तक। तो ये दोनों ही ऑपोजिट स्टेटमेंट दी हुई है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट यहाँ ये क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, some microorganism especially protozoa are able to survive conventional disinfection process। जब भी हम डिसइंफेक्शन प्रोसेस करते हैं तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ वो सरवाइव कर जाते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ कार्सिनोजेंस बन जाते हैं ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन प्रोसेस, जो कि क्या करते हैं, वाटर में पोल्यूशन कॉज करते हैं, हेल्थ के लिए भी इफेक्ट करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, सिक बिल्डिंग सिंड्रोम किसके साथ है, इट इज एसोसिएटेड विद द इंडोर एयर क्वालिटी। आपने देखा होगा अगर प्रॉपर बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन नहीं होती है तो घुटन होने लग जाती है, सांस नहीं आता है, ब्रेथलेसनेस हो जाती है, दैट इज सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो इट इज एसोसिएटेड विद द इंडोर एयर क्वालिटी। बीओडी इज द मेजर ऑफ, बीओडी क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अभी मैंने आपको पढ़ाया है बीओडी का मतलब क्या होता है, वाटर में कितना यहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन है ना, बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ क्वेश्चंस और ये था आपका लिक्विड वेस्ट को और बायोमेडिकल वेस्ट को आप कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। तो तब तक आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और वीडियो को मैक्सिमम शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।